ईडन गार्डन्स का मैदान और सालों बाद लौटी साउथ अफ्रीका। भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज शुरू होने वाली है। 14 तारीख से पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर। लेकिन उससे पहले बड़ी सारी खबरें निकल कर आई हैं। पहली तो पिच को लेकर, और उसके बाद टीम इंडिया के कोच रैंटन डेस्काटे ने बता दिया है कि प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरेल को ही मौका मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि ध्रुव जुरेल को मौका किसकी जगह पे मिलेगा, क्योंकि जो पहले विकेट कीपर की चॉइस आपके पास टीम में उपलब्ध है ऋषभ पंत, जो कि बिल्कुल फिट हैं, रन बना रहे हैं, तो फिर आप ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में कैसे स्लॉट इन करेंगे? साई सुदर्शन बाहर जाएंगे या नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाएंगे? तो अब रैंटन डेस्काटे ने बता दिया है कि प्लेइंग 11 में किसकी जगह पर ध्रुव जुरेल को मौका दिया जाएगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर जो भी चर्चा थी, आज इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे कि प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलेगा, किस वजह से मौका मिलेगा और ईडन गार्डन्स के पिच कैसी होने वाली है। ओपनिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आपके लिए 2 प्रॉपर टेस्ट ओपनर्स वहां पर तैयार हैं। ईडन गार्डन्स के मैदान पर टीम इंडिया के लिए शुरुआती ओपनिंग प्लेयर्स होने वाले हैं। नंबर 3 पर साई सुदर्शन ही खेलेंगे। नंबर 4 पर आपके कप्तान शुभमन गिल। नंबर 5 वाली जो पोजीशन है वहां पर मौका मिलेगा ध्रुव जुरेल को। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार रेड्डी एज बैटिंग ऑलराउंडर नहीं दिखाई देंगे, उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को मौका दिया जाएगा। हालांकि ये होना भी था, क्योंकि जिस तरीके से ध्रुव जुरेल ने पिछली कुछ अपनी पारियां दिखाई हैं और जिस तरीके से उन्होंने लगातार अपनी टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी को इंप्रूव किया है, उनको आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं बैठा सकते हैं। पहले टेस्ट से 2 दिन पहले रैंटन डेस्काटे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आप ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रख सकते। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन किया है, उसके बिना पर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी की जो प्लेइंग 11 में जगह बनती है वो ओवरसीज टेस्ट में बनती है, क्योंकि वहां पर आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो आपके लिए बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूशन दे सके। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी इन प्लेइंग 11 ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते दिखाई देंगे। लेकिन जब हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर सीरीज खेली, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। यूं कहें कि कप्तान शुभमन गिल को उनकी गेंदबाजी की उतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके जो बाकी गेंदबाज थे, खास तौर पर स्पिनर्स, उनका योगदान ज्यादा अहम रहा है, ज्यादा जरूरी रहा है। इसलिए ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़ेगा। और खास तौर से जो हालिया प्रदर्शन ध्रुव जुरेल का रहा है पिछले कुछ टाइम से, चाहे वो इंडिया ए के लिए खेलते नजर आए हों, चाहे वो मेन टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए हों, लगातार उस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो नंबर 5 पर खेलें चाहे नंबर 3 पर खेलें। लेकिन ध्रुव जुरेल के लिए एक प्रेफर्ड पोजीशन नंबर 5 ज्यादा बेहतर होगी। आपके लिए पहले विकेट कीपर चॉइस ऋषभ पंत परफेक्ट हैं, फिट हैं, फाइन हैं, इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं। इंडिया ए की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें प्रदर्शन भी आया था। हालांकि इंजरी कंसर्न्स वहां पर आई थी जब 2-3 बॉडी ब्लोज उनको लगे थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत बिल्कुल फिट नजर आए हैं, तैयारी कर रहे हैं और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में अपनी वापसी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा आपके लिए नंबर 7 पर खेलते हुए दिखाई देंगे और नंबर 8, 9, 10, 11 ये जो 4 आपके लिए बॉलिंग पोजीशंस हैं, यहां पर तो 9, 10, 11 आपके तय हैं। कुलदीप यादव नंबर 9, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज। लेकिन नंबर 8 वाली पोजीशन पर कौन खेलेगा? क्या टीम प्रबंधन ये सोच के चलेगा कि हमें एक तीसरा पेसर चाहिए या हमें तीसरा स्पिनर चाहिए? लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह सवाल आखिर आया कैसे, क्योंकि जब आप इंडिया में टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो आप 3 स्पिनर्स के साथ जाते ही जाते हैं। अब यहां पर आपके लिए वो 3 स्पिनर्स कौन होंगे? रविंद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, अब तीसरा स्पिनर कौन होगा? वॉशिंगटन सुंदर होंगे या अक्षर पटेल होंगे? हालांकि सवाल यह भी है कि यहां पर आकाशदीप भी हो सकते हैं, क्योंकि ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो शुरुआत में पेसर्स को मदद देने वाली है। आपको थोड़ी सी मूवमेंट भी देखने को मिलेगी, बाउंस भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडन गार्डन्स के जो पिच क्यूरेटर हैं सुमन मुखर्जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर पेसर्स को और स्पिनर्स को दोनों को सेम मदद मिलने वाली है। तो अगर अब स्पिनर्स आप 3 लेकर जाएंगे और अगर पिच थोड़ी सी पेसर्स की तरफ ज्यादा झुकती है तो फिर आप आकाशदीप को मिस करेंगे, क्योंकि आकाशदीप ने हाल ही में रणजी सीजन में बंगाल के लिए खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था। वो बंगाल के लिए खेलते हैं तो ईडन गार्डन्स की पिच की समझ भी उनके पास अच्छी है। लेकिन अगर तीसरे, चौथे, 5वें दिन पिच थोड़ा सा घूमना शुरू करती है तो फिर आप वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को मिस करने लगेंगे। हालांकि जितना अभी तक देखने को मिला, जितनी भी रिपोर्ट्स बता रही है कि टीम इंडिया मतलब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर तीसरे स्पिनर के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आपके पास ऑलरेडी है। ईडन गार्डन्स में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिलता है गेंद पुरानी होने के बाद, जिसके लिए आपके पास मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तीसरे स्पिनर अगर आप देखें तो आप वहां पर अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं, जो आपको बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब इसमें भी एक और पेंच फंस रही है कि अगर जडेजा है तो क्या आप अक्षर पटेल को भी उसमें इंक्लूड करेंगे? फिर आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ
जाना प्रेफर करेंगे। अब ये सारे कुछ जटिल सवाल जो टीम प्रबंधन के सामने पहले टेस्ट मैच से हैं, लेकिन अगर आप रैंक टर्नर्स की बात करते हैं, जो कि मुख्य क्यूरेटर जो है ईडन गार्डन्स के सुमन मुखर्जी ने जिसका जवाब दिया कि देखिए हम प्रॉपर रैंक टर्नर्स नहीं बनाने वाले या प्रॉपर ऐसी हरी पिच नहीं देने वाले हैं जिस पर सिर्फ पेसर्स को मदद मिले। यहाँ पर जो पिच होगी वहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को इक्वल मदद मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर आप रैंक टर्नर्स की बात करते हैं तो आपको जो पिछले साल हुई थी न्यूजीलैंड सीरीज उसको भूलना नहीं चाहिए। वहाँ पर रैंक टर्नर्स बनाकर टीम इंडिया अपने ही जाल में फंस गई थी, क्योंकि हमारे बल्लेबाज कितनी बेहतर स्पिन खेल सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के पास भी बेहतरीन स्पिनर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम केशव महाराज है जो कि भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी की बात करें तो कागिसो रबाडा है, मार्को यान्सन है जो कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड सीरीज एक सबक थी जिससे भारतीय टीम को सीखना पड़ेगा और इस बार इस टेस्ट सीरीज में वो गलती नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की बात करें तो स्पिन के सामने वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी सीरीज से पहले हल्के में लेने की कोशिश की गई थी, हल्का आंका गया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने 3-0 से व्हाइट वॉश किया था भारतीय टीम को और भारतीय टीम के WTC फाइनल पिछले साइकिल के खेलने के सपने को भी चकनाचूर किया था। लेकिन एक सवाल जो सबसे जटिल था कि प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि बड़े सारे परफॉर्मिंग प्लेयर्स फिलहाल हैं जो बेंच पर बैठते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है और फिर लगातार उनको लेकर बात की जाती है कि ये परफॉर्म कर रहा है प्लेयर फिर भी इसको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार ध्रुव जुरैल ने अपनी जगह कंफर्म कर ली, अपनी प्रदर्शन से की है और ध्रुव जुरैल आपको पहले टेस्ट मैच में खेलते नजर आएंगे। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है, साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक जो पेज है वो नंबर 8 वाली है कि क्या तीसरा सीमर होगा या तीसरा स्पिनर होगा। सीमर की बात इसलिए क्योंकि आकाशदीप आपके पास विकल्प मौजूद हैं और अगर आपको आकाशदीप को खिलाना है तो आप बुमराह और सिराज को तो बैठा नहीं सकते, तो तीसरा सीमर या आकाशदीप या तीसरा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल। अपनी ओपिनियन प्लेइंग 11 पर कमेंट्स में बताइएगा और आपकी प्लेइंग 11 क्या है वो भी नीचे आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को।